नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड इतिहास की हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी। अब तक मैं आपको 5 उत्तराखंड इतिहास की क्लासेस करवा चुका हूँ, ठीक है? कल हम लोगों ने चंदवंश स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सोमचंद का कार्यकाल देखा था। सोमचंद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज क्लास 6 रहने वाली है। देखेंगे हम लोग सोमचंद के उत्तराधिकारी, ठीक है? तो सोमचंद चंद के उत्तराधिकारियों के बारे में हम लोग यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे फैक्ट्स जितने भी आपको इस क्लासेस में करवाए जाएंगे, सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उत्तराखंड की, अजय सिंह रावत है आपकी, यशवंत सिंह कटौच है आपकी, मेहरबान सिंह गुसाई है, परीक्षा वानी है, उन सभी का संकलन इन नोट्स के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये अगर आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो उत्तराखंड इतिहास का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। फिर चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यू वनडे एग्जाम हो या फिर आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर आरओ आरओ का एग्जाम है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके आंसर्स भी आप इस नोट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट उत्तराखंड का इतिहास करवाने जा रहा हूं, ठीक है? तो छठी है आपकी क्लास है, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सोमचंद हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब सोमचंद के उत्तराधिकारी की बात करते हैं, ठीक है? तो सोमचंद्र के बाद अगला शासक कौन बना था? आत्मचंद बना था, ठीक है? तो सोमचंद के बाद किसका नंबर आया? आत्मचंद का। आत्मचंद द्वारा किस जाति के लोगों के सहयोग से अपने राज्य का विस्तार किया गया? तो फर्तयालों के सहयोग से आत्मचंद ने अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया, ठीक है? आत्मचंद के बाद अगला शासक कौन बना? पूर्णचंद बना, यानी कि सबसे पहले सोमचंद, फिर आत्मचंद, फिर उसके बाद पूर्णचंद, ठीक है? तो ये आपको कार्यकाल भी, इसका सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा तो आपको इसका इतिहास पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और आपको अच्छे से कंठस्थ भी हो जाएगा, ठीक है? तो आत्मचंद के बाद अगला शासक आपका पूर्णचंद बना। चंद वंश का कौन सा शासक आखेट कला में निपुण माना जाता? तो पूर्णचंद को ही आखेट कला का निपुण माना जाता था, ठीक है? पूर्णचंद के बाद अगला शासक कौन बना? इंद्रचंद्र बना। पूर्णचंद के बाद कौन आया? इंद्रचंद आया। कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना किसने स्थापित किया है? तो इंद्रचंद ने ही कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेशम का कारखाना कुमाऊं में इंद्रचंद ने स्थापित किया था, ठीक है? इंद्रचंद्र को रेशम बनाने की तकनीक कहां से प्राप्त हुई थी? तो नेपाल शासक सोंगजोंगपो से, ठीक है? तो इंद्रचंद जिसने रेशम का कारखाना बनाया, स्थापित करवाया, रेशम बनाने की जो तकनीक थी उसे नेपाली शासक सोंगजोंगपो से प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है? सारे फैक्ट जितने भी आपको मैं बता रहा हूं, ये आपके वनडे एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आपका, इंद्रचंद के समय कौन सी प्रथा प्रचलन में थी? ठीक है, तो इंद्रचंद के समय पटरंग प्रथा प्रचलन में थी। पटरंग प्रथा क्या होती थी? तो देखिए, पटरंग प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार की झूठ बोलने वाली प्रथा थी, ठीक है? तो क्या झूठ बोलने वाली प्रथा थी, जिसमें यह मान्यता थी कि किसी फसल के उत्पादन को बढ़ा चढ़ाकर बताना उसके उत्पादन पर प्रभाव डालता है। इस प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था, यानी कि इसमें झूठ बोलने वाली प्रथा हुआ करती थी। फसल के उत्पादन को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता था और माना जाता था कि इससे क्या होगा कि उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन आपका अच्छा होगा, ठीक है? तो पटरंग वाली प्रथा या फिर पटरंग प्रथा इसको कहा जाता था। किसके कार्यकाल में थी ये? इंद्रचंद के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी कि इंद्रचंद के बाद कौन कौन बना? देखिए, संसार चंद बना। संसार चंद के बाद सुधाचंद बना। सुधाचंद के बाद हमीरचंद। हमीरचंद के बाद वीनाचंद आदि के कार्यकाल आए। यानी कि देखिए, जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उनको नहीं देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे देखने वाले, ठीक है? तो चंद वंश का विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो वीणा चंद को ही चंद वंश का विलासी राजा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जिन पे मैं टिक करा रहा हूं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आपका, किस चंद वंशीय शासक के समय चंद वंश की सत्ता खसों के हाथ में चली गई? ठीक है, तो चंद वंश की जो सत्ता थी
खसों के हाथों में चली गई थी, किसके कार्यकाल में? वीणाचंद के समय में, ठीक है। तो वीणाचंद के समय में ही चंद वंश की जो सत्ता थी वह खसों के हाथों में चली गई थी। किस खस शासक द्वारा कुमाऊं में अपनी सत्ता, सॉरी, हाँ, किस खस शासक द्वारा कुमाऊं में अपनी सत्ता कुमाऊं में स्थापित की गई, ठीक है। किसके द्वारा? बीजड़ द्वारा, ठीक है, बीजड़ द्वारा। नेक्स्ट आपका, कुमाऊं में चंद राजाओं को के प्रारंभिक कुमाऊं में चंद राजाओं के प्रारंभिक शासन का 17वां किसके समय में हुआ, ठीक है। तो किसके समय में हुआ? वीड़ाचंद के समय ही में ही हुआ चंद राजाओं के प्रारंभिक शासन का 17वां, ठीक है। खसों की कुमाऊं में 17वां किस चंद शासक ने किया? तो वीरचंद ने किया था, ठीक है। वीरचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो सोन खड़यात था वीरचंद्र के सेनापति का नाम। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका, कुमाऊं पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो सोपाल था, ठीक है। सोमपाल था आपका कुमाऊं पर शासक करने वाला अंतिम शासक, ठीक है। नोट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। खसों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत दुर्बल और समाज विरोधी थी, ठीक है। अतः इनके प्रति कुमाऊं की जनता ने अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न किया और वीरचंद के सहयोग से कुमाऊं में खसों का आधिपत्य समाप्त किया गया। किसके सहयोग से? वीरचंद के सहयोग से कुमाऊं में खसों का आधिपत्य समाप्त हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीरचंद्र का उत्तराधिकारी रूपचंद्र था। कार्यकाल इसका 1080 से 1093 वर्ष। उसका लक्ष्मी चंद आया 1093 से 1113 तक। फिर धर्मचंद का कार्यकाल आया 1113 से 1121 ईस्वी तक। फिर कर्मचंद्र आया 1121 से 1140 ईस्वी तक। कल्याण चंद आया 1140 से 1149 तक। नामी चंद या फिर निर्भय चंद का कार्यकाल 1149 से 1170 ईस्वी तक। तो इसके बाद नरचंद का शासक 1170 से 1177 तक। उसके बाद आपका, ये आपका नानकी चंद है, ठीक है, नानकी चंद का कार्यकाल 1177 से 1195 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नानकी चंद के समय किस नेपाल नरेश द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया? तो अशोक चल्ल द्वारा 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया गया। उस समय कौन था राजा? नानकी चंद था, ठीक है। तो चंद वंश का शासक कौन था? नानकी चंद था। अशोक चल ने उत्तराखंड में कितने अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। अशोक चल के देखिए, अशोक चल के उत्तराखंड में दो अभिलेख प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? 1191 में ईस्वी में बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ था, बाड़ाहाट अभिलेख उत्तरकाशी, ठीक है। एक अभिलेख जो दूसरा था वो 1209 में ईस्वी में प्राप्त हुआ गोपेश्वर के गोपीनाथ से, ठीक है। तो दोनों अभिलेख इंपॉर्टेंट है। 1191 में बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ उत्तरकाशी से, और 1209 में गोपेश्वर के गोपीनाथ से प्राप्त हुआ अशोक चल्ल के दो शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, बौद्ध गया से प्राप्त अशोक चल्ल के अभिलेख में उसने स्वयं को शिवालिक का शासक बताया। कौन से अभिलेख में? बौद्ध गया से जो अशोक चल्ल का अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें उसने स्वयं को शिवालिक का शासक बताया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नानकी चंद के उत्तराधिकारी रामचंद हुए, रामचंद के बाद भीष्मचंद, भीष्मचंद के बाद मेघचंद, मेघचंद के बाद ध्यानचंद, फिर पर्वतचंद, फिर थोहर चंद 23वें क्रम का, ठीक है। उसके बाद आपका कल्याण चंद्र, उसके बाद आपका त्रिलोक चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, त्रिलोक चंद्र के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1296 से 1303 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। त्रिलोक चंद्र दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। कौन? त्रिलोक चंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंद वंश की सीमा विस्तार का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो त्रिलोक चंद्र के द्वारा ही किया गया था सर्वप्रथम चंद वंश की सीमा विस्तार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भीमताल किले का निर्माण किसने कराया? त्रिलोक चंद ने ही भीमताल किले का निर्माण कराया। उसके बाद आपका छकात महल किसने बनवाया था? तो ये त्रिलोक चंद्र ने बनवाया था नैनीताल में। त्रिलोक चंद्र के उत्तराधिकारी की बात करें तो त्रिलोक चंद्र के उत्तराधिकारी डमरू चंद हुए, उसके बाद 1303 से 1321। फिर धर्मचंद आए 1321 से 1344। फिर अभय चंद आए आपके 1344 से 1374, ठीक है। अभय चंद के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं। 1344 से 1374 तक। चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख किस चंद शासक के से का प्राप्त हुआ? तो सबसे
प्राचीन अभिलेख अभिचंद का ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभय चंद का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ज्ञानचंद्र प्रथम बना 1317 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ज्ञानचंद्र प्रथम के बारे में हम लोग देख रहे थे। 1374 से 1419 तक इसका कार्यकाल था। दिल्ली राज दरबार में उपस्थित होने वाला पहला चंद नरेश कौन था? तो ज्ञानचंद प्रथम ही था। ठीक है, ज्ञानचंद्र प्रथम दिल्ली के किस शासक के समकालीन था? तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था ज्ञानचंद प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोट देख लेते हैं। देखिए, ज्ञानचंद के समय में तराई भाबर क्षेत्र पर रोहिल्ला का आधिपत्य था। ठीक है, ज्ञानचंद ने तराई भाबर क्षेत्र में अपने अधिकार के लिए दिल्ली के सुल्तान से प्रार्थना की थी और सुल्तान ने तराई बाबर क्षेत्र प्रदान किया था किसको? ज्ञानचंद को। ठीक है, तराई बाबर क्षेत्र पर अधिकार करने वाला पहला चंद वंशी शासक ज्ञानचंद ही था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ज्ञानचंद को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गरुड़ की उपाधि किसको प्रदान थी? आपको ज्ञानचंद को प्रदान थी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो नीलू कठायत था इनके सेनापति का नाम। ठीक है, ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो कुमैया खिल्लत की उपाधि प्रदान की गई थी नीलू कठायत को, कुमैया खिल्लत की। ठीक है, ज्ञानचंद किस देवता का प्रबल उपासक था? तो विष्णु भगवान का प्रबल उपासक था ज्ञानचंद। ठीक है, नेक्स्ट आपका सौर क्षेत्र पर अधिकार करने वाला चंद शासक कौन था? तो ज्ञानचंद ही था। कौन से? सौर क्षेत्र पर अधिकार करने वाला। किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद तथा नेपाली शासक विजय बमशाह के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है? तो ठीक है, तो सीरा के खड़कोट ताम्रपत्र से, सीरा के खड़कोट ताम्रपत्र से ज्ञानचंद और नेपाली शासक विजय बमशाह के के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सीरा के खड़कोट ताम्रपत्र से। नेक्स्ट और अंतिम फैक्ट है आपका इस क्लास का, ज्ञानचंद के बाद बनने वाला अगला शासक अल्पकालिक शासक कौन था? हरिचंद था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने सोमचंद्र के कुछ उत्तराधिकारी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पे करवा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो उत्तराधिकारी हैं उनको हम लोग देखेंगे, उद्यान चंद, भारती चंद, इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, इसमें अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको लगता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखिए, तैयारी करते रहिए, आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे और आप सरकारी नौकरी की आपकी जो इच्छा है वो आप पूरी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मेरे से जो हेल्प हो सकेगी वो मैं हेल्प करूंगा। इसके देखिए साथ साथ में मैं आपको जो ये नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे स्टडी विद सागर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल के माध्यम से देखिए आपको स्टडी भी करवाई जाती है, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, वो सभी आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको बताया जाता है, जो आपको हेल्प करता है आपको जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।